और स्थल मंडल में सारे के सारे महाद्वीप पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले तो देखते हैं स्थल मंडल क्या होता है। दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है और पृथ्वी में 3 परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो परत होती है कहा जाता है सियाल। दूसरी जो परत होती है उसको कहा जाता है सीमा और तीसरी जो परत होती है उसको कहा जाता है निफे। पृथ्वी में 3 परतें मानी गई हैं, सियाल, सीमा, निफे। हाँ रमेश, बिल्कुल, सियाल, सीमा और निफे। मोहित, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, सुबह 9 बजे क्लास आती है अपनी, सुबह 9 बजे क्लास आती है मेरी। अजय कंटिन्यू क्लास लो। ज्योग्राफी सबसे सरल सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा समझ में आता है, लेकिन क्लास कंटिन्यू होनी चाहिए। बजरंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राकेश, बिल्कुल जुड़ जाओ सभी फटाफट। दोस्तों एक विद्वान थे जिसका नाम था स्वेस महोदय ने पृथ्वी में 3 परतें बताई हैं। पृथ्वी की बनावट 3 परतों से हुई है, जिसमें पहली परत सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी निफे। सियाल जिसको लिखेंगे सियाल, सीमा, तीसरी निफे। 3 परतें, सियाल, सीमा और निफे। तो पृथ्वी की बनावट कितनी परतों से हुई है? तो परतें कितनी होंगी? 3। सियाल है सबसे ऊपर वाली, फिर सीमा है और फिर निफे है। पूर्णेश क्या लिख रहे हो? मैदानी भाग करवा दिया क्या? पूर्णेश, मैदानी भाग इंडियन ज्योग्राफी में चल रहा है सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे करवाऊंगा। हाँ रणजीत, सबसे गहरी कौन सी होती है? रणजीत ये इनका क्रम है, सबसे ऊपर है सियाल है नंबर 1 पर, नंबर 2 सीमा है और नंबर 3 निफे है। तो सबसे गहरी पृथ्वी के करोड़ भाग में निफे है। हाँ बिल्कुल रेणु, वर्ल्ड ज्योग्राफी रीट में आएगी। आरजे ब्रदर्स, महासागर अपन पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। मोहित 1-2 दिन क्लास नहीं हुई थी इंडियन ज्योग्राफी की, कल से कंटिन्यू होगी सुबह 9 बजे। हाँ तो सबसे पहले सियाल, फिर सीमा और फिर निफे। सियाल SIC+AL देखेंगे, सी से सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इन 2 तत्वों से बनती है, 2 तत्वों से बनी हुई है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। हाँ बिल्कुल, जयलक्ष्मी सीटेट में भी आएगी ये। सोनी कुमार गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल अंजू, कांस्टेबल में भी ज्योग्राफी है और यहां से कई बार प्रश्न आते हैं।
हाँ देखते हैं, सियाल CSI, C प्लस एल, C से बना है सिलिका, L से बना है एल्यूमिनियम। तो प्रश्न आता है एग्जाम में, सियाल में कौन से तत्व, कौन कौन से तत्वों से, सियाल परत कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है? तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। दूसरी सीमा, सी, दो शब्द हैं यहां भी, CMA, सी और मा, अर्थात C फॉर सिलिका और मा फॉर मैग्नीशियम। ये भी दो तत्वों से बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। नीफे, नी, ये भी दो शब्दों के संयोग से बना है, नी से बना है निकिल और फे से बना है फेरियम। तो एक बार दोबारा से देखें, पृथ्वी 3 परतों से बनी है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, दो तत्वों के संयोग से बनी है। सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ये भी दो तत्वों से बनी है। और निफे निकिल प्लस फेरियम, ये भी दो तत्वों से बनी है। कई बार एग्जाम में आता है कि निफे कौन कौन से तत्वों के संयोग से बनी है? तो निकिल और फेरियम। सीमा कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है? तो सिलिका, मैग्नीशियम। और सियाल कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी है? तो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। दोस्तों तीनों परतों की अगर अपन बात करें, तीनों परतों की अगर बात करें तो सियाल जो है ये पहली परत ठोस अवस्था में है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ये ठोस अवस्था में। सीमा की बात करें दोस्तों तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और निफे की अगर अपन बात करें दोस्तों ये भी ठोस अवस्था में है, ये भी ठोस अवस्था में। दोबारा से देखें, सियाल ठोस अवस्था में है, ठंडी हो चुकी है, ये ठंडी है। सीमा तरल अवस्था में है, गर्म है। और निफे गर्म तो है लेकिन घनत्व अधिक होने के कारण, किसके कारण? घनत्व अधिक होने के कारण, घनत्व अधिक होने के कारण ठोस अवस्था में है, घनत्व अधिक होने के कारण ठोस अवस्था में है। इसका औसत घनत्व 11 है। मैं यहां पर घनत्व लिख रहा हूं इधर। सियाल जो है इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सीमा इसका घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम तक पाया जाता है। जबकि निफे का घनत्व इसका जो घनत्व है वो 11 ग्राम, औसतन 11 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल हरी, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय श्री राम। राम राम। हाँ बिल्कुल, देखते हैं आगे। तो ये सियाल जो परत है इसका जो घनत्व है 2.7 ग्राम। अगर अपन बात करें सीमा का घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम, निफे का घनत्व है 11 ग्राम, यानी कि सर्वाधिक घनत्व है निफे का है, इसलिए गर्म होते हुए भी ठोस अवस्था में है। अब देखते हैं यहां पर औसत घनत्व की अगर अपन बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो ये औसत घनत्व है 5.5 ग्राम।
यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो सियाल परत है ये ठोस अवस्था में है, सीमा जो है ये तरल अवस्था में है, तरल। इसलिए ये जो सीमा परत है, सीमा जो परत है ये लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में। अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जो अपनी सियाल जो परत है, इस सियाल परत में सबसे ऊपरी जो पपड़ी है, ये सबसे ऊपरी जो पपड़ी है ये वाली, इस ऊपरी वाली पपड़ी को, परत को लगभग औसतन 50 किलोमीटर गहराई वाले भूभाग को स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देखेंगे, पृथ्वी की भूप्रपटी, पृथ्वी की भूप्रपटी से औसतन 50 किलोमीटर गहराई वाले भूभाग को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। इसी भूभाग को कहा जाता है स्थल मंडल। इसी भूप्रपटी को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऊपर वाली जो पपड़ी है, भूप्रपटी जिसको नाम दिया जाता है भूप्रपटी, भूप्रपटी। तो ये जो भूप्रपटी है जिसकी औसतन गहराई 50 किलोमीटर है, इसी को कहा जाता है स्थल मंडल। हाँ, इसकी अधिकतम, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। अधिकतम गहराई पाई जाती है 200 किलोमीटर तक, जबकि इसकी न्यूनतम जो गहराई है, न्यूनतम जो गहराई है वो 30 किलोमीटर तक मिलती है। न्यूनतम इसकी गहराई 30 किलोमीटर, जबकि अधिकतम इसकी गहराई 200 किलोमीटर। प्रश्न आ सकता है सीधा सा, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई कितना किलोमीटर मानी जाती है? तो अधिकतम गहराई 200 किलोमीटर। स्थल मंडल की न्यूनतम गहराई कितनी मानी जाती है? तो 30 किलोमीटर। स्थल मंडल की औसत गहराई कितनी मानी जाती है? तो 50 किलोमीटर। बिल्कुल सुमन, बिल्कुल 30 से लेकर के 200 किलोमीटर तक औसतन इसकी गहराई 50 किलोमीटर मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं स्थल मंडल की। स्थल मंडल, स्थल मंडल का निर्माण दोस्तों सबको पता है कि प्रारंभ में अपनी पृथ्वी गर्म थी। प्रारंभ में पृथ्वी जो है गर्म तरल अवस्था में थी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, जैसे जैसे अपनी पृथ्वी ठंडी हुई, वैसे वैसे हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल का निर्माण हुआ, स्थल भाग का निर्माण हुआ। सबसे पहले अपनी जो पृथ्वी है, इस पर स्थल भाग की अगर मैं बात करूं, स्थल भाग, तो स्थल भाग की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर एक महाद्वीप का निर्माण हुआ। एक महाद्वीप, और उस महाद्वीप का नाम बताएंगे सभी। सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर जिस महाद्वीप का निर्माण हुआ, उस महाद्वीप का नाम बताएंगे। कौन सा महाद्वीप? सर्वप्रथम हमारी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप का निर्माण हुआ, और बिल्कुल स्नेहलता ने बता दिया है, उसका नाम था पेंजिया। दोस्तों सबसे पहले हमारी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप का निर्माण हुआ और उसका नाम था पेंजिया। और इस पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर फैले हुए जल भाग को कहा जाता था पैंथालासा। और ये जो पेंजिया महाद्वीप है, पेंजिया महाद्वीप ये स्थल भाग था, जबकि पैंथालासा जो है ये जल भाग, जल मंडल जिसको कहेंगे, ये जल भाग। स्थल भाग को स्थल मंडल
और जल भाग को जलमंडल। इस प्रकार से दो मंडलों का निर्माण हुआ, या मैं कहूं एक महाद्वीप और एक महासागर का निर्माण हुआ। पेंजिया जो महाद्वीप है ये 29% भाग पर, जबकि पेंथालासा महासागर जो है ये 71% भाग पर। आज भी हमारी पृथ्वी पर स्थल मंडल 29%, जल मंडल 71% भाग पर फैला हुआ है। सबको पता होगा बिल्कुल। स्थल मंडल 1/3 भाग पर, जबकि जल मंडल जो है ये 3/4 भाग पर। सरिता पृथ्वी सागर आ गया है दोस्तों। ये जो वर्तमान जो स्थिति आपको दिख रही है हमारी इस पृथ्वी की, जो आपको मैप मानचित्र में दिखाई दे रही है, ये पेंजिया महाद्वीप और पेंथालासा, ये महाद्वीप और महासागर दोनों स्थलाकृति कार्बोनिफेरस युग के दौरान, ये कार्बोनिफेरस युग की बात है। कार्बोनिफेरस युग में हमारी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर विद्यमान था। कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। उसके बाद, हाँ बिल्कुल कार्बोनिफेरस युग। उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर बताते हैं, वेगनर महोदय का मानना है कि कार्बोनिफेरस युग के दौरान एक आंतरिक हलचल के कारण, आंतरिक हलचल या ध्रुवीय बल और दूसरा बल जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण, दो बलों के कारण, एक ध्रुवीय बल दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, दो बलों के कारण एक ध्रुवीय बल और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, दो बलों के कारण ये पेंजिया जो महाद्वीप है, इस पेंजिया महाद्वीप में विभंजन होता है। विभंजन का मतलब होता है टूटना, यानी इन दो बलों के कारण पेंजिया महाद्वीप टूटता है। कौन से युग में? कार्बोनिफेरस युग में। और प्रश्न ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पेंजिया महाद्वीप का विभंजन कौन से युग में हुआ? तो कौन सा युग? कार्बोनिफेरस युग। दूसरा प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, पेंजिया महाद्वीप के विभंजन का मुख्य कारण था। तो पेंजिया महाद्वीप के विभंजन का मुख्य कारण दो बल थे, जिसमें नंबर 1 ध्रुवीय बल, नंबर 2 गुरुत्वाकर्षण बल। दोबारा से देखें, पेंजिया महाद्वीप का विभंजन कौन से युग में हुआ? तो कौन सा युग होगा? कार्बोनिफेरस युग। पेंजिया महाद्वीप का विभंजन किस कारण हुआ? तो दो बल होंगे, ध्रुवीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों इन दोनों बलों के कारण पेंजिया महाद्वीप में विभंजन हुआ और विभंजन के कारण पेंजिया महाद्वीप टूट करके दो भागों में बट गया। ये पेंजिया महाद्वीप टूटता है और टूट करके दो भागों में बढ़ जाता है। इसका एक भाग उत्तर की तरफ, जबकि इसका दूसरा जो भाग है ये दक्षिण की तरफ खिसका। उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड। उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। दोबारा से देखें, पेंजिया महाद्वीप टूटकर कितने भागों में बटा? तो दो भागों में। उत्तरी भाग को नाम दिया गया अंगारा लैंड,
जबकि दक्षिणी भाग को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का एक नाम और है, इसी को कहा जाता है लारेशिया। अंगारा लैंड को ही कहा जाता है लारेशिया। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों स्थल मंडलों के बीच में या दोनों भूभागों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ और उस सागर को नाम दिया गया टेथिस सागर। क्या नाम दिया गया? टेथिस सागर। बिल्कुल लारेशिया। हाँ स्नेहलता, लारेशिया बिल्कुल। हरी नागौरी बिल्कुल लारेशिया। हाँ पंकज, टेथिस बिल्कुल, टेथिस सागर। तो दोनों के दोनों सोनी कुमार बिल्कुल, बिल्कुल ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोनों के मध्य अंगारा लैंड और लारेशिया, दोनों के अंगारा लैंड, लारेशिया या गोंडवाना लैंड दोनों के मध्य टेथिस सागर का निर्माण हुआ। और दोस्तों ये बात है जुरेसिक काल की, जुरेसिक काल या जुरेसिक युग। जुरेसिक काल के दौरान, जुरेसिक काल के दौरान पेंजिया महाद्वीप जो है ये दो भागों में विभक्त हो चुका था। उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। दोस्तों उसके बाद में वो वेगनर महोदय के अनुसार वो दोनों बल आज भी सक्रिय थे। पहला ध्रुवीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों बल आज भी सक्रिय थे। और दोनों बलों की वजह से अंगारा लैंड या लारेशिया पुनः टूट करके 3 भागों में बंटता है, जबकि गोंडवाना लैंड ये पुनः टूट करके 4 भागों में बंटता है। कितने भागों में? 4। दोबारा से देखें, अंगारा लैंड टूटकर कितने भागों में? 3 भाग, याद रखना 3 पार्टों में डिवाइड होता है। और गोंडवाना लैंड टूट करके 4 भागों में बंटता है। उसमें अंगारा लैंड के 3 भाग। नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नंबर 2 यूरोप। नंबर 3 एशिया। 3 भागों में बंटता है। दोबारा देखें, अंगारा लैंड टूटकर 3 भागों में। नंबर 1 उत्तरी अमेरिका, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 एशिया। गोंडवाना लैंड टूटकर 4 भागों में बंटता है। नंबर 1 दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। नंबर 2 अफ्रीका। नंबर 3 अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और नंबर 4 इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया। ये 4 पार्टों में बंटता है। गोंडवाना लैंड के कितने भाग हुए? तो 4। नंबर 1 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 अंटार्कटिका और नंबर 4 इंडो ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर 3 और 4 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसमें कौन सा महाद्वीप किस प्राचीन कालीन किस भूभाग का हिस्सा है? प्रश्न बार बार एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हरी नागौरी, थैंक यू। हाँ सोनी कुमार बिल्कुल, इंडो ऑस्ट्रेलिया। यहां पर आप देखेंगे, रुचिका गुड इवनिंग। हाँ आप देखेंगे यहां पर
अंगारा लैंड 3 भाग, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, गोंडवाना लैंड 4 भाग, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और इंडो ऑस्ट्रेलिया। यहां पर अब भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। मैं आपको यहां पर बहुत सारे और लॉजिक वाली बातें बताता हूं कि इंडिया जो है, इंडिया प्राचीन काल में ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ था। इंडिया प्राचीन काल में, या इंडियन जो प्लेट है वो प्राचीन काल में कौन से महाद्वीप से सटी हुई थी? तो कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों उसके बाद में ये जो इंडियन प्लेट है, ये टर्सरी काल में इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटती है और टूट करके उत्तर की ओर खिसकते हुए एशिया महाद्वीप से जाकर टकराती है। दोबारा से सुने, टर्सरी काल में इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर उत्तर की ओर खिसकते हुए एशिया महाद्वीप से जाकर के टकराती है। नहीं, इसको प्राचीन काल में सरिता इंडो ऑस्ट्रेलिया कहा जाता था। फिर इंडियन प्लेट जो है, फिर इंडियन प्लेट टर्सरी काल में इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया से टूट करके एशिया महाद्वीप से जाकर टकराती है और उसके बाद में इंडिया यहां से हट जाता है और यहां अकेला बच जाता है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल रणजीत, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुनेंगे सभी ध्यान से। बहुत ही गहराई से प्रश्न आते हैं यहां से, दोबारा से सुनेंगे। प्राचीन काल में हमारी पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। कई करोड़ों वर्षों बाद, जिसको मैं कहूं कार्बोनिफेरस युग में, पेंजिया महाद्वीप टूटकर 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण होता है जिसको टेथी सागर के नाम से जाना जाता है। फिर जुरेसिक काल में अंगारा लैंड टूटकर पुनः 3 भागों में बढ़ता है। गोंडवाना लैंड पुनः टूटकर 4 भागों में बढ़ता है। अंगारा लैंड के 3 भाग, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड के 4 भाग, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और इंडो ऑस्ट्रेलिया। टर्सरी काल में पहले मैं आपको जुरेसिक काल के बारे में बता देता हूं। जुरेसिक काल में, कौन से काल में? जुरेसिक काल में हमारा भारत जो है, इंडिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ था। उसके बाद जुरेसिक काल में ये ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ था, लेकिन कई करोड़ों सालों बाद यानी कि टर्सरी काल में फिर इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटती है और टूट करके बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट करके उत्तर की ओर खिसकते हुए एशिया प्लेट से टकराती है। और चलो बताएंगे, इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट दोनों के आपस में टकराने से कौन से पर्वत का निर्माण होता है? सभी बताएंगे। इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से कौन से पर्वत का निर्माण होता है? बिल्कुल स्नेहलता टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, हिमालय पर्वत। और इन्हीं दोनों के टकराने से टर्सरी काल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत का निर्माण होता है जिसका नाम है हिमालय। बिल्कुल सही, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और एशियन प्लेट के आपस में टकराने से होती है। बिल्कुल हिमांशु वलित पर्वत का उदाहरण है, दोनों में मोड़ पड़ जाते हैं। वलित का मतलब, वलन का मतलब होता है मोड़, दोनों में मोड़ पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। बिल्कुल, देखते हैं आगे। अब होता यह है कि उसके बाद
अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं वो देखें। प्रश्न आते हैं निम्न में से, ऐसे इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सा भूभाग या कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। अब ऑप्शन दे दिया उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो गोंडवाना लैंड में आ जाएगा कौन सा, दक्षिण अमेरिका। 3 आ जाएंगे अंगारा लैंड के। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। अब देखते हैं, अब सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, एशिया महाद्वीप प्राचीन कालीन किस भूभाग का भाग था, तो अंगारा लैंड है। दोस्तों इस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप बन जाते हैं, 7 महाद्वीप। हाँ मुस्कान, क्लास 6 बजे से स्टार्ट हो गई है। मेरी क्लास शाम को 6 बजे से स्टार्ट होती है, 6 बजे से कंटिन्यू क्लास होती है शाम को। हाँ, और इस प्रकार से 7 महाद्वीप वर्तमान में, कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप का क्रम देख लेते हैं। और क्रम कौन सा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। 7 महाद्वीपों का अवरोही क्रम। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। छठवां बड़ा महाद्वीप है यूरोप। और 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम, क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम दोबारा से देखेंगे सभी। सबसे बड़ा है एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, 6वें नंबर पर यूरोप और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा 1 नंबर पर आता है एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा स्थान दक्षिण अमेरिका, 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। अब प्रश्न कई बार इतना सरल प्रश्न आता है, सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, दोस्तों उत्तर हो जाएगा एशिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। और आज अपन इसी एशिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर लेते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे पहले कौन से महाद्वीप को पढ़ेंगे भाई, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड का भाग है। ये एशिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया। और इधर ये आ जाता है अफ्रीका, मेडागास्कर। ये है दोस्तों एशिया महाद्वीप। एक नंबर पर आता है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल सबसे पहले इसके बात करेंगे क्षेत्रफल की। दोस्तों क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल बिल्कुल सरल है। क्षेत्रफल है 4 44 44
विश्व क्षेत्रफल है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है 44444 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 44444 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का भाग की बात करें दोस्तों, विश्व का 33% भूभाग, कितना प्रतिशत? 33%। विश्व का 33% भूभाग, जिसको मैं कहूं 1/3 भाग पर बसा हुआ है एशिया महाद्वीप। विश्व के बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल सरल है। 44444 बिल्कुल याद हो जाएगा। 44444 वर्ग किलोमीटर, 44444 वर्ग किलोमीटर। विश्व का 33%, 1/3 भाग पर बसा हुआ है एशिया। सीधा सा प्रश्न आता है, एशिया महाद्वीप विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर बसा हुआ है? तो 33% भूभाग या 1/3 भाग। इसलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? एशिया महाद्वीप। बिल्कुल। हाँ रुचिका, टेलीग्राम पर अपना चैनल है श्रीराम EDU 15,200। बिल्कुल। हाँ, अब बात करते हैं, दोबारा से एक बार देख लें। क्षेत्रफल 44444 वर्ग किलोमीटर, विश्व का भाग है 33% भूभाग, 1/3 भाग, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? एशिया। अब चलते हैं, बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या की बात करते हैं दोस्तों। जनसंख्या की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग इसकी कुल जनसंख्या, एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या है 405.5 करोड़। 405.5 करोड़ व्यक्ति टोटल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 405.5 करोड़, 405.5 करोड़ व्यक्ति। और इसमें विश्व की मैं बात करूं, विश्व का भाग की अगर बात करें दोस्तों, संपूर्ण विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में बसी हुई है। विश्व की 60% जनसंख्या, दोबारा से देखें, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में बसी हुई है? तो उत्तर होगा 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में बसी हुई है। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या में भी बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? एशिया। बिल्कुल, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा? एशिया। एक चीज यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे आप, एक चीज यहां पर याद रखेंगे, अगर प्रश्न आ जाए जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक, दोबारा से देख लेना प्रश्न को, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस महाद्वीप की है? दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है
अफ्रीका महाद्वीप की। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है अफ्रीका महाद्वीप की। वर्तमान में सर्वाधिक जनसंख्या तो एशिया में है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। सबसे ज्यादा वृद्धि दर है इसकी अफ्रीका महाद्वीप की। जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है, जबकि जनसंख्या सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में है। विशेषता याद रखना इस बात को। और जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से अगर देखें अपने वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देखें तो एशिया महाद्वीप का दोस्तों दूसरा स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका की, और जनसंख्या वृद्धि दर में दूसरे स्थान पर आता है एशिया। बिल्कुल अफ्रीका, अफ्रीका काला महाद्वीप, बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल काला महाद्वीप कहते हैं इसको, अफ्रीका को। दूसरे नंबर पर एशिया महाद्वीप, वृद्धि दर दूसरे नंबर पर आता है एशिया महाद्वीप। दोस्तों इसमें दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, लेकिन वृद्धि दर इसकी दूसरे नंबर पर आती है। बात करते हैं एशिया महाद्वीप जो है विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसी को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। प्रश्न आता है किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो कौन सा महाद्वीप होगा? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। इसी को कहते हैं पेंजिया का अवशेष। ऐसा माना जाता है कि सभी महाद्वीप जो हैं वो एशिया से ही टूटकर अलग हुए हैं। यही प्रॉपर पेंजिया माना जाता है। प्रॉपर पेंजिया इसी को मानते हैं, एशिया को मानते हैं पेंजिया का अवशेष। इसी को कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को ही कहते हैं महाद्वीपों का पिता। इसी को कहते हैं महाद्वीपों का पिता। इसी को कहा जाता है वनस्पति की सभ्यता। इसी को कहा जाता है सभ्यताओं का पालना। क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें, सबसे ज्यादा सभ्यताओं की, प्राचीन कालीन सबसे ज्यादा सभ्यताओं की अगर बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा सभ्यताएं जो हैं वो एशिया महाद्वीप में निवास करती हैं। इसलिए विश्व की प्राचीन सभ्यताएं एशिया महाद्वीप में निवास करती थी। बिल्कुल मनदीप, बिल्कुल सही। बिल्कुल सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर, बिल्कुल सबसे ज्यादा डेजर्ट जनसंख्या भी यहां पर पाई जाती है। सभ्यताओं का पालना कहते हैं इसको, एशिया महाद्वीप को। इसी को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का महाद्वीप। इसी को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का महाद्वीप। बिल्कुल इसके 6 नाम हो जाते हैं। नंबर 1 महाद्वीपों का महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। पेंजिया का अवशेष एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों का पिता एशिया महाद्वीप। वनस्पति की सभ्यताओं का पालना, उगते हुए सूर्य का महाद्वीप। जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या वृद्धि दर में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। और इसी को कहा जाता है बिल्कुल महाद्वीपों का पिता या महाद्वीपों का जनक भी इसको कह सकते हैं। महाद्वीपों का पिता या महाद्वीपों का जनक, फादर ऑफ कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों का जनक भी इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये है एशिया महाद्वीप के उपनाम। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है।
उसके बाद में बात करते हैं एशिया महाद्वीप के चारों ओर स्थलाकृति, बिल्कुल उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को। देश, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को, उगते हुए सूर्य का महाद्वीप कहते हैं एशिया को। देश कहते हैं जापान को और महाद्वीप कहते हैं किसको? एशिया को। आगे इसके चारों तरफ की बात करते हैं दोस्तों। एशिया के उत्तर में पड़ता है अंटार्कटिक महासागर, इसके उत्तर में है अंटार्कटिक महासागर। कुलदीप, मर्ग और बुग्याल ये जो हैं, ये अपन सुबह 9 बजे वाली क्लास में पढ़ेंगे। मैंने आपको कल ही बताया है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है, मर्ग और बुग्याल जो है घास के मैदान है जो हिमालय में पाया जाता है। अंटार्कटिका, इसके दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर। पूर्व की बात करें तो इधर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और पश्चिम की बात करें तो इधर यहां पर विशेषतः 3 स्थलाकृतियां, एक यूराल पर्वत, एक यूराल नदी और एक कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ये 3 स्थलाकृति, यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर, ये 3 स्थलाकृति मिलकर के एशिया महाद्वीप को, इधर ये यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। तीनों स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने वाली स्थलाकृति कौन कौन सी होंगी? तो यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर। इधर चलते हैं, एशिया और अफ्रीका, इन दोनों को अलग करने वाली, इन दोनों को अलग करने वाली एक नहर है, नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर, प्रश्न आते हैं एग्जाम में, कौन सी नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है? कौन सी नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है? तो कौन सी होगी? स्वेज नहर। बिल्कुल, स्वेज नहर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। दोस्तों प्राचीन काल में अगर देखा जाए, प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो ये 3 महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 3 महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एशिया और यूरोप। ये दो तो आज भी एक दूसरे से वैसे जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एशिया और यूरोप। और एशिया और यूरोप, इन दोनों को मिला करके, एशिया प्लस यूरोप, इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है यूरेशिया। इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है यूरेशिया। स्वेज नहर का निर्माण किया गया, पूरा किया गया था 1869 में। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो स्वेज नहर से पहले अफ्रीका और एशिया भी दोनों आपस में जुड़े हुए थे। इस प्रकार से 3 महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे और तीनों को मिलाकर के नाम दिया जाता था यूफ्रेशिया, कहते थे यूफ्रेशिया, यूफ्रेशिया। देखें दोबारा से, प्रश्न आ सकता है, प्रश्न आ सकता है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को मिलाकर किस नाम से जाना जाता था? तो क्या नाम होगा? यूफ्रेशिया। प्रश्न ये भी आ सकता है, प्रश्न ये भी आ सकता है, यूफ्रेशिया में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं है? ऑप्शन एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका इसमें शामिल नहीं है।
दोस्तों ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर के बारे में आपको बड़े डिटेल से बताऊंगा। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही बात है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। जब अपन नहर पढ़ेंगे तब इसको बड़े डिटेल से समझाएंगे। अब यहां पर आपको इतना सा याद करना है कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली नहर कौन सी है, तो कौन सी है? स्वेज नहर। आगे देखते हैं। तो यूरेशिया और अफ्रीशिया दोनों समझ गए होंगे आप। यूरेशिया और अफ्रीशिया, ये यूफ्रेशिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन बाद में स्वेज नहर के द्वारा अफ्रीका को अलग कर दिया गया। अब वर्तमान में यूरोप और एशिया दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, जिसको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये इधर ये प्रशांत महासागर। अगर बात करें किसी देश की अगर बात करते हैं तो इसके उत्तर में पड़ता है साइबेरिया, उत्तर में है साइबेरिया, पूर्व में है जापान, दक्षिण में इधर ये है मालदीव, इसकी सीमा बनाता है अंतिम दक्षिण सीमा मालदीव, और इधर सबसे पश्चिम में पड़ता है जॉर्डन, सबसे पश्चिम में जॉर्डन, हां जॉर्डन है, तुर्की है, इजराइल है, ये इसकी पश्चिमी सीमा पर बसे हुए। उत्तरी सीमा साइबेरिया, दक्षिणी सीमा पर बसा हुआ मालदीव, पूर्वी सीमा पर बसा हुआ जापान, पश्चिमी सीमा पर जॉर्डन, तुर्की और इजराइल बसे हुए हैं। हाँ, पूर्व में जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इसलिए जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को, उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को। और मध्य रात्रि के सूर्य का देश, बताओ देखें, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से जाना जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य, कोई नहीं बता रहा, मैं बता देता हूं दोस्तों। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। बिल्कुल, अब पहुंच गए आप टॉपिक पर। नॉर्वे इसको कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। चलो बताएंगे। डूबते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? डूबते हुए सूर्य का देश, डूबते हुए सूर्य का देश बताएंगे। ममता यादव, बिल्कुल ममता, ब्रिटेन, एकदम सही उत्तर आपका, बिल्कुल ब्रिटेन या इंग्लैंड। इंग्लैंड को कहा जाता है डूबते हुए सूर्य का देश। इंग्लैंड, बिल्कुल इंग्लैंड को कहा जाता है डूबते हुए सूर्य का देश। तीनों चीजें दोबारा से देखेंगे, तीनों चीजें दोबारा से। उगते हुए सूर्य का देश जापान, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड को कहा जाता है, इंग्लैंड, ब्रिटेन को कहा जाता है। तीनों चीजें नोट करें, तीनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है। इधर उत्तर की तरफ चलते हैं। सबसे उत्तर में साइबेरिया, साइबेरिया ये है, यहां से इस प्रकार से, ये साइबेरिया है, साइबेरियाई रूस। दोस्तों इसको रूस कहेंगे, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है कौन सा? रूस। दोस्तों ये रूस दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप
और एशिया, दो महाद्वीपों में फैला हुआ है विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। अच्छा, यूरोप वाला जो रूस है उसको तो कहा जाता है रूस या रशिया, रशिया कहते हैं इसको, रशिया, रशिया। और एशिया वाला रूस को कहा जाता है साइबेरिया, इसको कहते हैं साइबेरिया, साइबेरिया, बिल्कुल साइबेरिया, ये एशिया वाले रूस को कहा जाता है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। इसी में रूस की बात करूं तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है यहां पर, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग रूस में, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। हां जबर दोबारा से देखें, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है, दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। यूरोप वाले रूस को कहते हैं रसिया, एशिया वाले रूस को कहा जाता है साइबेरिया। और रूस में विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, नाम बताओ। बिल्कुल धर्मा, बिल्कुल ट्रांस साइबेरियन, बिल्कुल नाम है उसका ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसकी लंबाई लगभग 9322 किलोमीटर, लंबाई इसकी 9322 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल सुशील, ये अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी लंबाई 9560 किलोमीटर लिखता है, 9560 किलोमीटर लिखता है, लेकिन एनसीईआरटी इसकी सही लंबाई लिखती है 9322 यानी 9322 किलोमीटर। बिल्कुल, ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है।